तरीके से जो सख्तियां हैं वो लागू हो रही हैं। देश की राजधानी दिल्ली का जिक्र कर लेना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि अब जब कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, ओमिक्रॉन के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, तो सख्ती यहां पर लागू कर दी गई है। ग्रैप लागू कर दिया गया है, जिसके बाद येलो अलर्ट जारी हो गया है। क्या कुछ येलो अलर्ट होता है ग्रैप के जरिए, क्या तस्वीर यहां पर पाबंदियों को लेकर सामने आती है, वो बताएंगे। लेकिन ये तस्वीर आप देख लीजिए जहां बसों में सोशल डिस्टेंसिंग तो अब नजर आएगी ही आएगी, साथ ही साथ एक सीट छोड़कर ही अब आप बैठेंगे, यानी कि जो सीट 2 होती है उसमें सिर्फ आपको एक यात्री ही सफर करता नजर आएगा। और इसके पीछे की वजह है कि फैसला कल हाई लेवल मीटिंग में ये लिया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जो कल फैसला लिया है उसके हिसाब से 50% क्षमता के साथ मेट्रो में सफर किया जा सकेगा और साथ ही जो बसेस यहाँ पर चलती हैं, जो बसों की रफ्तार नजर आती है, रफ्तार वैसी ही रहेगी, लेकिन जो यात्रियों की संख्या है उसमें कटौती कर दी गई है 50% की क्षमता के साथ, यानी कि कोई खड़े होकर सफर करता नजर नहीं आएगा। ऐसे में ये दंडनीय यहाँ पर माना जाएगा। कुछ और भी अहम फैसले लिए गए हैं, उसकी जानकारी भी आगे आपको देंगे। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि गाइडलाइंस का पालन करते हैं, कुछ लोग हमसे खुद ब खुद लड़ते हैं, ज़बरदस्ती चढ़ जाते हैं, हमें धक्का मुक्की करते हैं, लेकिन उसको फिर भी हम प्यार से समझाते हैं, तरीके से समझाते हैं कि ओमिक्रॉन चल रहा है, कोरोना चल रहा है, आपके लिए हानिकारक है, तो हम उनको समझाते हैं ताकि ये लोगों में ना फैले ये बीमारी। सर घर से जैसे कि हमारा 9 बजे ड्यूटी है तो घर से 7 बजे 6:30 बजे निकलने पड़ता है। उस पर भी आदमी घंटों भर खड़ा होता है, रहने पड़ता है स्टैंड पे। दूसरा नंबर है जो फिर वहाँ भीड़ उतना हो जाते हैं, यहाँ तो बस में एक एक आदमी बैठाते हैं सीट पे, वहाँ स्टैंड पे इतना भीड़ हो जाते हैं कि पब्लिक परेशान हो जाता है। दिल्ली में बढ़ते कोरोना और ओमिक्रॉन के मामलों के बाद दिल्ली में येलो अलर्ट लगा दिया गया है और इसके साथ ही दिल्ली में कई पाबंदियां भी अब शुरू हो गई हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली की डीटीसी बस में और फिलहाल यहां पर आप देख रहे हैं कि डीटीसी बस की जो कैपेसिटी है उसे 50% कर दिया गया है, यानी कि केवल 50% कैपेसिटी में ही अब जो दिल्ली में गाड़ियां चलती हैं, मेट्रो हैं, उनमें लोग सफर कर पाएंगे। और ये तस्वीर आपको नजर आ रही है कि इसको पूरा फॉलो भी किया जा रहा है। जैसे कि इस बस में भी आप देखेंगे कि 2 सीट्स में से एक ही सीट पे लोग बैठे हुए हैं और इसके लिए बकायदा जो मार्शल हैं वो भी आगे की तरफ खड़े होकर कितनी सीट है उसी हिसाब से लोगों को आने दे रहे हैं। और ये आज से शुरू हो गया है क्योंकि दिल्ली में जो फिलहाल संक्रमण दर है वो 0.5 से बढ़कर 0.89 हो गया है, जिसके बाद ये तमाम प्रिकॉशंस जो हैं वो लिए गए हैं। इसके साथ ही अगर बसेस के साथ साथ मेट्रो की बात करें तो वहां पर भी 50% की कैपेसिटी पर है। दिल्ली में ओमिक्रॉन के मामले देश भर में सबसे ज्यादा हैं, 238 केसेस ओमिक्रॉन के दिल्ली में हैं, जिसके बाद दिल्ली सबसे टॉप लिस्ट में है जहां पर सबसे ज्यादा मामले बने हुए हैं। इस वक्त हम रामकृष्ण आश्रमांग मेट्रो स्टेशन पर हैं जहां पर आप देख रहे हैं कि जो भी लोग मेट्रो स्टेशन के अंदर आ रहे हैं, सैनिटाइजेशन, उनका टेम्परेचर चेक किया जा रहा है और उसके बाद ही यहां से लोगों को भेजा जा रहा है। ऐसे में आज से दिल्ली में येलो अलर्ट लग चुका है, यानी कि बस की बात करें या मेट्रो की बात करें, केवल 50% कैपेसिटी में ही जो लोग हैं वो सफर कर सकते हैं। और ऐसे में ये प्रिकॉशंस भी मेट्रो स्टेशन में इस तरीके के लिए जा रहे हैं। बावजूद इसके अगर बाहर की तस्वीरें अगर आप देखेंगे तो वहां पर अभी भी लोग लापरवाही करते हुए नजर आ रहे हैं। 0.89% के लगभग संक्रमण दर दिल्ली में बना हुआ है, जिसके बाद येलो अलर्ट है। ऐसे में अगर ये 1 तक पहुंच जाता है, 1% तक पहुंच जाता है, तो फिलहाल जो येलो अलर्ट लगा हुआ है इसके बाद अलर्ट के लेवल जो है वो आगे भी बढ़ सकते हैं। फिलहाल केवल रेस्ट्रिक्शंस जो है मेट्रो और बस में है, जहां पर 50% आपको सवारी लेकर जानी है, जिसमें मेट्रो की अगर बात की जाए तो खड़े होकर अलाउड नहीं है। तो दिल्ली यहां पर किस तरह से नंबर 1 पर पहुंच चुका है, जो कि बेहद सावधान करने वाली ये खबर है, क्योंकि कल तक ये दूसरे पायदान पर था और आज ये पहले पायदान पर पहुंच गया है। भीड़ की तस्वीरें दिखा रहे हैं, हम लगातार बता रहे हैं कि अब लापरवाही की कोई गुंजाइश यहां पर नहीं होनी चाहिए। जो फैसले यहां पर सामने आया वो भी आपके सामने रखे। मेरी सहयोगी प्रियंका कांडवाल भी मेरे साथ बनी हुई है। प्रियंका, आपने मेट्रो स्टेशन का जायजा लिया, आपने बसों का यहाँ पर जायजा लिया, लोगों से बातचीत लगातार कर रही है, क्या नजर आ रहा है इस फैसले को लेकर? क्या कुछ उनके अंदर ये दिखाई देता है? क्या वाकई वो लगता है उन्हें कि ये फैसला यहाँ पर अभी लेने की बेहद जरूरत थी? देखिए सबीना, जितने भी लोगों से हमारी बातचीत हुई सबने इस फैसले का स्वागत किया है। हालांकि
जो लोग बस में सफर करते हैं या मेट्रो में सफर कर रहे हैं उनके लिए परेशानियां बढ़ेंगी, क्योंकि 50% कैपेसिटी अब रह गई है। ऐसे में लंबी लाइनें लगेंगी। अब ये देखिए आर.के. आश्रम मेट्रो स्टेशन के बाहर अभी हम मौजूद हैं। जो गाइडलाइंस आई हैं वो इन ई रिक्शों के लिए भी आई हैं। ये जो 4-4 5-5 लोगों को पहले ले जाते थे, अब इनको भी 2-2 लोगों को ले जाने के लिए ये गाइडलाइन सामने आई हैं। हालांकि बहुत ज्यादा फॉलो होते हुए नजर नहीं आ रहा, लेकिन प्रिकॉशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगी कि किस तरीके से मेट्रो स्टेशन में एंट्री करते ही अब आपके बॉडी टेम्परेचर, सैनिटाइजेशन का पूरा इंतजाम यहाँ पर किया गया है। ये हमने तब भी देखा था जब दूसरी वेव के बाद मेट्रोस खुली थी पूरी कैपेसिटी में, तब उसके बाद लेकिन ढिलाई जिस तरीके से लोगों ने बढ़ती वैसी ढिलाई देखने को मिल रही थी। लेकिन आज से फिर से जितने भी लोग आप तस्वीरों में देख रहे हैं अंदर जा रहे हैं, पहले उनका बॉडी टेम्परेचर चेक हो रहा है, फिर वो हाथों को सैनिटाइज कर रहे हैं और उसके बाद ही अंदर जा रहे हैं। इसके अलावा ये तो मेट्रो स्टेशन की बात हो गई, क्योंकि मेट्रो में 50% की कैपेसिटी है। इसके अलावा बसेस में एक बोर्ड आगे से लगा दिया जा रहा है जिसमें पहले ये लिखा हुआ है कि कोरोना की गाइडलाइंस के चलते क्या क्या चेंजेस हैं, और एक लाल और हरे रंग का बोर्ड लगा दिया गया है कि अगर गाड़ी में सीट उपलब्ध है, 50% लोगों के लिए सीट उपलब्ध है, तो वो ग्रीन कलर का बोर्ड लगा है जिसमें लिखा गया है कि सीट अवेलेबल है। और अगर सीटें भर चुकी हैं तो रेड कलर का बोर्ड आगे ही लगा दिया गया है ताकि यात्रियों को परेशानी कम हो। और यही कमोवेश जो स्थिति बनी हुई है ये ट्रांसपोर्ट की है। इसके साथ बाजारों में भी और मॉल्स में भी आज से ऑड इवन बेसिस पर दुकानें आपके पास लौटेंगे प्रियंका, क्योंकि जिंदगी की रफ्तार पर फुल स्टॉप ना लगे, ब्रेक ना लगे, इसलिए कुछ पाबंदियां यहाँ पर लगाई गई हैं जिसे येलो अलर्ट कहा जाता है। क्योंकि रेड अलर्ट में तो पूरे दिन भर जो है वो कर्फ्यू लगता है, लेकिन येलो अलर्ट में कुछ गतिविधियां जो हैं वो रोक दी जाती है। और सिलसिलेवार तरीके से लगातार न्यूज 18 इंडिया ने वो तमाम गतिविधियां आपको बताई हैं। ओमिक्रॉन के मामले दिल्ली में लगातार बढ़ते जा रहे हैं, नंबर 1 पर दिल्ली पहुंच चुका है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने इस पूरे बाबत क्या कुछ कहा, ये सुन लेना जरूरी है। 0.5% से ज़्यादा 2-3 दिन से चल रहा है, इसीलिए लेवल 1 जो है ग्रेडेड एक्शन प्लान का उसको लागू करने का निर्णय लिया गया है। कुछ चीज़ों के ऊपर पाबंदियां लगाई जा रही हैं। बहुत ही माइल्ड केसेस हैं और बहुत ही एसिम्टोमेटिक केसेस हैं बहुत सारे। सो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। पहली चीज़ कि केसेस बहुत कमज़ोर हैं, माइल्ड हैं, और दूसरी चीज़ इस बार आपकी सरकार जो है और ज़्यादा 10 गुना तैयार है केसेस से निपटने के लिए। हम नहीं चाहते कि कोरोना फैले, इसीलिए बार बार अपील कर रहे हैं, आपसे सबसे अपील कर रहे हैं कि भाई मार्केट में जाओ, घर से बाहर जाओ, दफ्तर जाओ, कहीं भी जाओ तो मास्क ज़रूर पहन के रखें। हमें जिम्मेदार बनना है लेकिन डरना नहीं है। तो 238 केस महज कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के अब तक सामने आ चुके हैं। और ऐसा नहीं है कि बाकी कोरोना के जो डेल्टा वेरिएंट के केसेस है वो सामने नहीं है, वो भी लगातार सामने आ रहे हैं। और अब 238 केस ओमिक्रॉन के दिल्ली से सामने आए हैं, लेकिन देश भर के फैक्ट्स भी आपके सामने रखने और उनका आपको समझ लेना जरूरी है। 780 से ज्यादा मामले यहां पर ओमिक्रॉन के देश भर के अलग अलग हिस्सों से सामने आ चुके हैं। 21 राज्यों में ओमिक्रॉन का जो मामला है अब तक सामने आ चुका है, जिनमें महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात, चेन्नई, तेलंगाना, केरल, ये तमाम वो राज्य हैं जहां से आंकड़ों के जरिए ओमिक्रॉन के मामले सामने आए हैं। 780 से ज्यादा मामले ओमिक्रॉन के यहां पर सामने आ चुके हैं। पिछले 24 घंटे का जिक्र करें तो 9195 जो मामले हैं वो कोरोना के सामने आए हैं। और ओमिक्रॉन के मामले जो बढ़ रहे हैं उनमें दिल्ली देखिए किस तरह से 238 के साथ में पहले नंबर पर पहुंच चुका है, महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर है। हर तस्वीर आप तक फैक्ट्स के साथ इसलिए पहुंचा रहे हैं ताकि इन पाबंदियों के साथ साथ हम और आप ये जिम्मेदारी को समझ लें कि मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग का जितना पालन कर सके उतना करना, और साथ ही साथ जो पाबंदियां राज्यवार तरीके से यहां पर लगाई जा रही हैं, जिन्हें सिलसिलेवार तरीके से हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि कौन सा राज्य किस तरह से पाबंदियों के साथ आगे बढ़ रहा है, किस चेतावनी के साथ और गाइडलाइंस के साथ आगे बढ़ रहा है, उसे भी आप घर बैठे यहां पर समझ लें। आइए अब बैठक को लेकर भी यहां पर आपको बता देते हैं, क्योंकि बैठकों का दौर भी जारी है। लेकिन क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली में ओमिक्रॉन के 238 मामले अब तक सामने आ चुके हैं, लगातार हर घंटे के साथ, हर दिन के साथ जब ये बढ़ते हुए नजर आते हैं तो डराते हैं और सावधान रहने के लिए बताते हैं। आज 4 बजे ये बैठक यहाँ पर होने वाली है, DDMA की ये बैठक है, बहुत खास बैठक है। वही कोरोना का मुद्दा है, किस तरह से बचाव हो सकता है, किस तरह से कुछ और फैसले यहाँ पर सामने आ सकते हैं, इसके बारे में जो बातचीत है, जो बैठक है वो यहाँ पर दिखाई देगी। इसकी अध्यक्षता खुद करते हुए नजर आएंगे दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल, CM भी इसमें साथ में होंगे, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, कुछ और बड़े अधिकारी भी यहाँ पर होंगे, स्वास्थ्य विभाग से जुड़े अधिकारी यहाँ पर होंगे। मकसद यही है कि कोरोना के मामले भी बढ़ रहे हैं,
ओमिक्रॉन के मामले भी बढ़ रहे हैं, दोनों पर काबू कैसे पाया जा सके। प्रियंका मेरी सहयोगी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। प्रियंका, मैं इस वक्त खुद मेट्रो स्टेशन के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ से काफ़ी सारे जो यात्री हैं वो आ रहे हैं, जा रहे हैं, हर किसी के चेहरे पर मास्क है, यानी कि पूरी सख्ती यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन क्या आपको लगता है पहली लहर भी सहा दिल्ली ने, दूसरी लहर भी सही यहाँ पर दिल्ली ने, ओमिक्रॉन और कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर लोगों की जागरूकता किस तरह से नजर आ रही है, या फिर वही लापरवाही, वही तस्वीर दिखाई देती है? हम चाहेंगे तस्वीरों के जरिए आप जरूर दिखाएं। बिल्कुल, मैं सबीना ये जहां पर अभी फिलहाल मौजूद हूँ, ये आरके आश्रम मेट्रो स्टेशन का पूरा एरिया है और यहीं से थोड़ी ही दूर पे सदर। आप पहले तो ये देखिए कि ई रिक्शा चालक जो है इनके मुंह पे मास्क नहीं है, मास्क इन्होंने नीचे लगा रखा है, बिल्कुल होठ से भी नीचे है। 2-3 शख्स हमारे सामने फिलहाल यहाँ से निकल गए हैं जो मास्क पहनना जरूरी नहीं समझ रहे। और इसी इलाके से जहाँ भी हम खड़े हैं, यहीं से महज कुछ दूरी में सदर बाजार है। यहाँ पर एक शख्स को देखिए, सर मास्क क्यों नहीं लगाया हुआ आपने? मास्क मामले बढ़ गए हैं बहुत ज्यादा। अच्छा ये बताइए, मेट्रो से जा रहे हैं तो आप 50% ही जा सकेंगे, किस तरीके से फैसला देखते हैं? सही है, गलत है? क्या गलत लग रहा है? क्यों? मामले भी तो बहुत बढ़ रहे हैं और आपने मास्क नहीं लगाया, ऐसे ही लोग घूम रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ ये तस्वीरें हम आपको जहाँ दिखा रहे हैं, यहीं की हम बात करें, क्योंकि जब भी पहली लहर दूसरी लहर की बात होती है तो दिल्ली ने जो जख्म खाए हैं वो सबको दूसरी लहर में खासतौर पे याद होगा। यहीं से थोड़ी दूर पर सदर बाजार है, जहां की भीड़ की तस्वीरें कोर्ट तक को संज्ञान लेने के लिए मजबूर कर चुकी हैं। ऐसे में इस वक्त भी वहां बाजारों में उसी तरीके से भीड़ है। ऐसे में ये प्रिकॉशन अभी लोगों को ज्यादा जरूर लग रहे हैं, खराब जरूर लग रहे हैं, लेकिन उनकी ही सेफ्टी के लिए लिए गए हैं। जी सबीना, सदर बाजार का जिक्र यहाँ पर प्रियंका आपने किया और बिल्कुल ये सही है। सदर बाजार की तस्वीर ले लीजिए, चांदनी चौक की तस्वीर ले लीजिए, लाजपत नगर की तस्वीर ले लीजिए, सरोजिनी नगर मार्केट की तस्वीर ले लीजिए, शाम के वक्त में मालवीय नगर की तरफ चले जाइए, हौसखास की तरफ चले जाइए, साउथ एक्स की तरफ चले जाइए। ये सब वो बाजार हैं, ये सब वो इलाके हैं जहाँ पर भारी भीड़ नजर आती रही। और यही वजह है कि देखिए आज ओमिक्रॉन के मामले में किस तरह से नंबर 1 पर दिल्ली पहुंच चुकी है। देश की राजधानी दिल्ली एक बार फिर से अगर जख्मी होने से बचाना चाहते हैं तो इन पाबंदियों का पालन हर किसी को अपनी जिम्मेदारी के साथ यहां पर करना होगा। मुंबई की तस्वीर भी दिखा देते हैं कि वो महाराष्ट्र जो भले ही दूसरे नंबर पर अभी आंकड़ों के जरिए है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वहां पर खतरा कम है। दूसरे नंबर का मतलब यह है कि खतरा नहीं है। मुंबई की तस्वीर आपको दिखाते हैं, लोगों के चेहरे पर मास्क नजर नहीं आते हैं। दादर मंडी की तस्वीर लगातार हमारे सहयोगी ने आप तक पहुंचाई है। महज ये कोई एक तस्वीर नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग दूर दूर तक नजर नहीं आती है। और अगर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो रही, कम से कम मास्क पहना जा सकता है, कम से कम कोशिश की जा सकती है कि दूरी के हिसाब से खुद को जिम्मेदारी के साथ बाहर रखने की। कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। मुंबई और महाराष्ट्र में पहली बार 24 घंटे में 1000 और 2000 के केसेस बढ़े हैं, यानी मुंबई में 1000 से ज़्यादा केसेस एक दिन में रिकॉर्ड हुए हैं, तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र में 2000 से ज़्यादा केसेस एक दिन में रिकॉर्ड हुए हैं और लगातार इसकी रफ्तार तेजी के साथ बढ़ रही है। सामने 31 है और ऐसे में सरकार की कोशिश है भीड़ ना लगे और लोग कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। लेकिन आप तस्वीरें देखिए, ये दादर मार्केट की तस्वीरें हैं। दादर का फुल मार्केट है, लेकिन यहाँ पर 90% लोगों के चेहरे पर आपको मास्क नहीं दिखाई पड़ रहा है। उससे आप अंदाजा लगाइए कि बिजनेस करते हुए भी अगर ये लोग इस तरीके के कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे हैं, तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि केसेस कितनी तेजी के साथ बढ़ सकते हैं। अगर एक संक्रमित व्यक्ति इस मार्केट में घूम गया तो निश्चित तौर पर लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। हालांकि कैमरा देखते ही ये लोग मास्क लगा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से मास्क लगाना चाहिए या जो अपने खुद की सुरक्षा के लिए मास्क लगाना चाहिए वो नज़र नहीं आ रहा है। कॉमन मैन जो रोजमर्रा के धंधा बिजनेस व्यापार में लगा हुआ है उसके लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। इसलिए ज़रूरी यह है कि लोग मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें ताकि उनका बिजनेस भी चलता रहे। लेकिन केसेस निश्चित तौर पर सरकार की चिंता बढ़ा रहे हैं कि आने वाले समय में अगर इसी रफ्तार से केसेस बढ़े तो सरकार इसको लेकर के कड़े प्रतिबंध ला सकती है। तो राज्यवार तरीके से देखिए पाबंदियां लग रही हैं, सख्ती लग रही है। देश की राजधानी दिल्ली में किस तरह से हाई लेवल मीटिंग के बाद ये पाबंदियां सामने आई, उसकी हर एक जानकारी हमने आप तक पहुंचाई। अब जरा पंजाब की तरफ भी रुख कर लेते हैं। पंजाब में भी पाबंदियां किस तरह से सामने आ रही है और ये पाबंदी जिंदगियों को महफूज करने के लिए लगाई जा रही है। डबल डोज यानी कि वैक्सीनेशन का अभियान कब से शुरू हो चुका है और उसके बाद भी अगर आपने अब तक पहली या दूसरी डोज नहीं लगाई है तो मुसीबतों का पहाड़ आप पर टूटेगा। कुछ पाबंदियों को लेकर बसों में सफर नहीं कर पाएंगे, यानी कि जब तक आपको दोनों
डोज नहीं लगी, आपके सफर में ये पाबंदियां जो हैं वो सबसे बड़ी रोड़ा बनकर सामने आएंगी। 15 जनवरी से ये नियम लागू हो जाएंगे। सरकारी दफ्तर में तभी एंट्री मिलेगी जब आपने वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली। सिर्फ एक डोज से काम नहीं चलेगा और अब किसी तरह की दलील भी यहां पर नहीं दी जा सकती, क्योंकि वैक्सीनेशन अभियान लगातार आगे बढ़ता रहा है। जिन्होंने भी अपनी जिम्मेदारी समझी है उन्होंने वैक्सीन लगवाई है, लेकिन जिन्होंने नहीं समझी है अब उन्हें सरकारी दफ्तरों के अंदर एंट्री नहीं मिलेगी, जिम में भी नहीं मिलेगी। सेहत बनाने के लिए आप भले ही जिम जाते हैं, लेकिन अगर आपने दोनों डोज नहीं लगाई है तो जिम के दरवाजे आपके लिए बंद होंगे। और जो इन पाबंदियों को नहीं मानेगा या अगर ये पाबंदी का पालन किसी संचालक को करनी है और फिर भी अगर नहीं मानोगे तो फिर इसके बाद सख्ती यहाँ पर बढ़ती जाएगी। तो कहा जा सकता है कि लगातार जो मामले हैं किस तरह से यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं, किस तरह से इस मामलों के जरिए पूरे देश भर का अगर जिक्र करें तो मामले जो हैं वो 781 तक पहुंच गए हैं, 780 से भी ज़्यादा यहां पर पहुंच गए हैं। देश की राजधानी में दिल्ली का जिक्र करें तो 238 तक मामले पहुंच चुके हैं। महाराष्ट्र में भी लगातार मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते यहां पर जा रहे हैं। बड़ा रश देखने को मिल रहा है, उसी हिसाब से हमने टीम बढ़ाई हुई है, उसी हिसाब से हमने सेशन बढ़ाए हुए हैं। तो वी आर फुली प्रिपेयर्ड और इसका लोगों में ये रुझान मिला है कि हम अपने आप को वैक्सीनेट कराएं। इसके लिए लोग धन्यवाद देता हूं कि इसी एक चेतावनी से लोगों में इतनी जागरूकता आई है और 1 तारीख से आने वाले टाइम से पहले आई एम श्योर कि 100% वैक्सीनेट कर लें। नोटों का जो पहाड़ जो पूरे देश ने देखा, समाजवादी अत्तर बनाने वाले के वहां से 250 करोड़ रुपया कैश मिली है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। तो देश की सबसे बड़ी जीएसटी चोरी पर न्यूज 18 इंडिया की सबसे बड़ी कवरेज लगातार जारी है। हम आप तक हर एक खबर, हर एक तस्वीर, हर एक विश्लेषण सबसे पहले पहुंचा रहे हैं। आज भी हम कन्नौज में मौजूद हैं, जहां पर पीयूष जैन का पैतृक आवास है। ठीक इसी घर से, जी हां, इन्हीं तंग गलियों में अरबपति पीयूष जैन रहता था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था। एक बार फिर इस इलाके को हम आपको दिखा दे। देखिए, इन्हीं तंग गलियों में ये पीयूष जैन का घर है। हालांकि कई एकड़ में फैला ये पीयूष जैन का घर है। यहां पर जीएसटी इंटेलिजेंस की टीम पिछले 5 दिन तक छापेमारी करती रही। यहीं से 19 करोड़ रुपए बरामद किए गए हैं, 23 किलो सोना बरामद किया जा चुका है और साथ में आपको बता दें 6 करोड़ का चंदन का तेल भी बरामद किया गया है। इस घर को आप देख सकते हैं, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि इस रहस्यमय लोग जो पीयूष जैन का है, इस घर के अंदर कई राज छिपे हुए हैं, काला धन, काली कमाई छिपी हुई है। देखिए किस तरह से पीयूष जैन ने इस घर का निर्माण कराया था। 2 लेयर की यहां पर उन्होंने सुरक्षा दी है, जो दरवाजे बनाए हैं, डबल गेट बनाए हैं, लोहे की ग्रिल यहां पे बनाई गई है ताकि कोई अंदर किसी तरह से झांक भी ना सके। और सिर्फ यही नहीं, यहां पे आपको बता दें कि पीयूष जैन ने तमाम प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया, क्योंकि ये पीयूष जैन का घर है, ये पीयूष जैन का घर है, ये पीयूष जैन का घर है। साथ में आगे जो व्हाइट बिल्डिंग आपको दिख रही है वो भी पीयूष जैन का घर है। और ये छापेमारी का सिलसिला लगातार आगे बढ़ता ही जा रहा है। आपको बता दें कि अब पीयूष जैन के रिश्तेदार प्रवीण जैन, वहां पर जीएसटी इंटेलिजेंस की टीम पहुंच गई है और रेड शुरू हो गई है। प्रवीण जैन पीयूष जैन का साला ही है। पीयूष जैन जो था वो कंपाउंड बनाने का काम करता था। आपको बता दें कहां पे कंपाउंड बनाता था। ये जो गोदाम आपको दिख रहा है, तहखाना दिख रहा है, इस गेट के अंदर पीयूष जैन परफ्यूम का कंपाउंड बनाता था। वो फॉर्मूला जिसकी वजह से पीयूष जैन ने करोड़ों रुपए की संपत्ति कमाई, लेकिन उन्होंने किसी तरह से कभी भी टैक्स नहीं चुकाया और उसकी सजा अब उन्हें भुगतनी पड़ रही है। वहीं आपको बता दें कि घर के अंदर 2 तहखाने, इसी घर के अंदर 2 तहखाने बने हुए थे। इन्हीं घर के अंदर 2 तहखानों में 19 करोड़ रुपए कैश बरामद हुआ है। खुदाई के लिए मजदूर बुलाए गए थे जीएसटी इंटेलिजेंस के द्वारा और 19 करोड़ कैश इसी घर के अंदर से बरामद किया गया है। और गवाह जो इस घर के अंदर थे, उन्होंने कहा था कि खुदाई की गई, 2 तहखाने वहां पर मिले, जिससे कैश देखकर हर कोई हैरान रह गया। क्या कुछ कहा घर के अंदर गवाह ने, सुनिए आप भी।
कभी भी 2 साल 2.5 साल में कभी भी अच्छा इत्र बनाते हैं और पार्टी का नाम से लॉन्च करते हैं। और हमारा पीयूष जैन से कोई लेना देना नहीं, जैन वो हैं, जैन हम हैं, इसलिए सब लोग राजनीति कर रहे हैं कि हमारा पीयूष से कोई लेना देना है। ना हमारे वो रिश्तेदार हैं, ना वो खानदान के हैं, मोहल्ला एक ही है और जैन शब्द एक ही है। देश में केवल समाजवादी पार्टी के लोगों को इसका दर्द क्यों हो रहा है? इस इत्र वाले से समाजवादी पार्टी वाले का क्या गठजोड़ है, कुछ है, तालमेल है? दर्द किसी और को नहीं हुआ, केवल अखिलेश यादव जी और उनके पार्टी के कुछ लोगों को हुआ है। तो आपको बता दें कि अभी भी जीएसटी इंटेलिजेंस की टीम पीयूष जैन के बाद प्रवीण जैन के घर पहुंची हुई है। वहां पे छापेमारी चल रही है, लेकिन पीयूष जैन के इसी घर में लगातार यहां पर 5 दिन तक छापेमारी चलती रही। 23 किलोग्राम सोना इसी घर के अंदर से बरामद किया गया है। 23 सोने की सिल्लियां, सोने की ईंट बरामद की गई है। एक एक जो ईंट थी वो 1-1 किलो की थी। और कहा यह जा रहा है कि स्मगलिंग का शक भी, स्मगलिंग का जो कनेक्शन जो है वो सोना मिलने के बाद भी इस पूरे कांड में अब सामने आ रहा है। क्योंकि जो चंदन का तेल बरामद हुआ है, कहा यह जा रहा है कि पीयूष जैन इसी चंदन के तेल को सिंगापुर या विदेशों में बेचता था और उसके बदले वो सोना खरीदता था। तो क्या ये जो सोने की ईंटें मिली हैं, ये सोना मिला है, क्या स्मगलिंग के जरिए पीयूष जैन ने अपने हवाले यहां पर किया है? ये अपने आप में बड़ा सवाल यहां पर बना हुआ है। साथ में आपको यह भी बता दें कि जिस तरह से ये पूरी कहानी आगे बढ़ रही है, नए नए किरदार इसमें सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि जो रेवेन्यू इंटेलिजेंस की टीम थी वो यहां पर पहुंचे और ये जानने की कोशिश लगातार कर रहे थे कि ये जो सोना मिला है ये पुश्तैनी है, स्मगलिंग का है, किस कंट्री का है। क्योंकि स्विट्जरलैंड उस पर छपा हुआ था, यानी जाहिर सी बात है कि वो सोने की ईंटें विदेशों से आई थी। लेकिन जब कस्टम ड्यूटी और कागजी कार्रवाई को लेकर अधिकारियों ने सवाल किए तो वो उसका जवाब नहीं दे पाए। आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से यहां पर सोने की जो ईंटें मिली हैं उसको लेकर कैसे अब स्मगलिंग का एंगल भी सामने आ रहा है। माना यह जा रहा है कि डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस के अधिकारी भी पीयूष जैन के खिलाफ सोने की तस्करी के आरोपों की जांच में अब जुट गए हैं। इसकी वजह यह है कि अगर पीयूष जैन के कब्जे से मिली 23 सोने की ईंटें तस्करी कर लाई गई हैं तो सरकारी एजेंसियां किसी बड़े गोल्ड सिंडिकेट तक पहुंच सकती हैं। क्योंकि दुबई में सोने पर किसी तरह का कोई टैक्स नहीं लगता, इसलिए सोने की तस्करी करने वाले लोग गुपचुप तरीके से दुबई से खरीदा सोना भारत लाते थे। पीयूष जैन खरीदता था इसको। और साथ में आपको यह भी बता दें कि सीधे रास्ते से अगर यह सोना भारत में लाया गया होता तो उस पर भारत सरकार को कस्टम ड्यूटी चुकानी होगी। शक है कि कस्टम ड्यूटी छुपाने के लिए अवैध तरीके से यह सोना दुबई से भारत लाया गया था, जिसकी जांच रेवेन्यू इंटेलिजेंस की टीम लगातार कर रही है। तो एक के बाद एक कई राज सामने आ रहे हैं, नए किरदार इस छापेमारी में सामने आ रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है, बड़ा सवाल यही है, अभी भी बड़ा सवाल यही है कि क्या ये जो काली कमाई मिली है, काला धन मिला है, क्या ये सिर्फ पीयूष जैन की है? इसके पीछे कोई बड़ा खिलाड़ी, ये जो काली कमाई का खेल चल रहा है, बड़ा खिलाड़ी कोई और है? क्या पॉलिटिकल कनेक्शन भी है? ये तमाम सवाल अभी हैं जिनके जवाब मिलना बाकी हैं। वहीं आपको बता दें कि जो 8 गत्तों और झोलों में कई सैंपल इकट्ठे किए गए हैं, ये सैंपल जांच के लिए भेजे जाएंगे। पीयूष जैन के बेटे प्रत्यूष ने घर में ताला लगा दिया है। प्रत्यूष को डीजीजीआई टीम अपने साथ ले गई है। कैश तहखाने से बरामद हुआ है और छापे में कन्नौज के घर से 19 करोड़ कैश बरामद हुआ है। 23 किलो सोना मिला है। साथ ही चंदन के तेल समेत कई कागज की फाइल जो हैं वो यहां पर बरामद हुई है। तो ये हम लगातार आपको बता रहे हैं कि इस घर के अंदर से क्या क्या बरामद हुआ है। जो भी रिकवरी थी वो हमने कर ली है और गोल्ड हमने डीआरआई को दे दिया है। बाकी की जो भी रिकवरी है उसको हमने हैंडओवर कर दिया। आगे का प्रोसीजर क्या होगा? आगे का प्रोसीजर अब इन्वेस्टिगेशन गोइंग ऑन है। कितने टोटल रिकवर किया? मेरे कैमरा में जो गोल्ड कानपुर में मिला था वो कानपुर का अलग से है। यहाँ को हमको 19 करोड़ गोल्ड, 19 करोड़ कैश है जो हमने एसबीआई में डिपॉजिट किया। आपके हिसाब से अब तक की सबसे बड़ी रिकवरी है? हाँ, एज पर जैसा भी हमारे हायर ऑफिसर ने बोला है कि बिगेस्ट कैश रिकवरी।
वहीं आपको बता दें कि देश की ये सबसे बड़ी जीएसटी चोरी है। जीएसटी इंटेलिजेंस टीम ने, जो अधिकारी यहां पर रेड मारने आए थे, उन्होंने भी कहा था कि हमें उम्मीद नहीं थी कि इतनी बड़ी बरामदगी यहां पर हो जाएगी। लगातार हम आपको हर एक डिटेल, हर एक तस्वीर पहुंचाने की कोशिश भी कर रहे हैं और लगातार ये भी आपको बता रहे हैं कि इस घर में 22 चाबियां मिली हैं, लेकिन उनके ताले कौन कौन हैं, इसको लेकर सवाल बना हुआ था। हालांकि यह प्रक्रिया लगभग खत्म हो चुकी है। जो यहां मिलना था वो उन्होंने कह दिया है कि हमें अभी तक 19 करोड़ कैश यहां से मिला है, 23 किलो सोना यहां पे मिला है और साथ में 6 करोड़ का चंदन का तेल मिला है। कई जगह कैश निकला, कई जगह मतलब कहाँ का तोड़फोड़ की गई थी? 2 जगह अंडरग्राउंड और एक और अंडरग्राउंड, 2 जगह रेड की। लगभग कितना केस निकला? क्या अच्छा कुछ चांदी वादी सिल्वर ही बरामद? नहीं सिल्वर। गोल्ड 23 किलो था, वो तो दिखाई रहे हैं। और बाकी जो है, जो भी है, कुछ आप लोगों से साइन मुश्किल था। साइन तो विटनेस के तौर पे कराए हम लोगों से। तो आपको बता दें कि छापेमारी का सिलसिला कानपुर कन्नौज होते हुए एक बार फिर कानपुर पहुंच गया है। पीयूष जैन के रिश्तेदार प्रवीण जैन के ठिकानों पर डीजीजीआई यानी जीएसटी इंटेलिजेंस की टीम ने रेड शुरू कर दी। इस खबर पे और ज्यादा अपडेट के लिए सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी अमित गंजू का। अमित, अभी क्या अपडेट है आपके पास इस रेड को लेकर? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, कानपुर से लेकर कन्नौज तक के सफर की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं एक लंबा सफर और लंबी रिकवरी, क्योंकि डीजीजीआई का ये खुद मानना है कि आज तक की अगर रिकवरीज की बात की, चाहे आईटी की रिकवरी की बात की, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी रिकवरी डीजीजीआई की मान रही है। और माना जाए अगर सोचे तो वो कह रहे हैं इंडिया की सबसे बड़ी रिकवरी पॉइंट ऑफ कैश पॉइंट ऑफ व्यू से। कहीं ना कहीं गोल्ड की बात आ रही है, कहीं गोल्ड, कैश, सैंडल ऑयल, ऐसी तमाम चीजें थी जिसको अब पूरी इसकी असेंबलिंग की जा रही है कि वाकई फैक्ट क्या है। क्योंकि ऑफिसर्स की जो 17 लोगों की टीम वहां मौजूद थी, कानपुर से जो 5 लोग गए, उसके बाद 12 लोग एडिशनल आए, इसमें लखनऊ की टीम को असिस्ट किया, कानपुर की टीम ने डीजीआई के असिस्ट किया और पूरी यूनिट यहाँ छानबीन कर रही। इन द मीन टाइम जहाँ पीयूष को सलाखों के पीछे गया, इस वक्त मैं कानपुर के उसी सेंट्रल जेल पे खड़ा हूँ जहाँ पीयूष अपनी रातें, पीयूष का क्योंकि पोस्टल एड्रेस अब यही है, बैरक नंबर 15, कोविड बैरक नंबर 15, यानी अब वो कुछ दिन तक तो यही रहेगा। उसके बाद डीजीआई ने अभी अपनी पूरी जांचें खत्म नहीं की हैं, क्योंकि कल शाम की अगर बात की जाए तो कल दोपहर, कल शाम को 2 बार डीजीआई टीम और इनकम टैक्स के 2 ऑफिसर्स यानी 7 लोग वहां मौजूद थे उसी इनोवा गाड़ी से जिसे पीयूष को लेकर जेल में लाया गया था। अब वहां से माना जा रहा है कि 3 करोड़ 64 लाख रुपए की जो एक कमेटी बनाई गई थी प्रवीण और पीयूष के बीच थी, उसमें और कुछ डायरीज में नाम आए, लेकिन उसमें कुछ एक मसाला कारोबारी का भी नाम सामने आ रहा है जो जांच का विषय। उससे जुड़े 6 लोगों पर भी अब इस टाइम डीजीआई के रडार पर है। और अगर हमारे सोर्सेज जितना बता रहे हैं कि कल जहां एक और वो टीम पहुंची थी, आज उनसे रिलेटेड लोगों के अभी आज छापेमारी हो सकती है। फिलहाल अभी जो प्रवीण जैन है वो अपने आवास पर नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से उनके पास एक लैपटॉप, 2 पेन ड्राइव और एक डायरी की बात सामने आ रही है, वो लेकर टीम गई है। अब उस डायरी में किसके नंबर हैं, कौन उसके बिजनेस पार्टनर्स है, कौन उसके फाइनेंशियल पार्टनर्स है या कौन उनके पॉलिटिकल पार्टनर्स है, ये तो जांच का विषय है। लेकिन फिलहाल अभी टीम दूसरी जगह सर्च ऑपरेशन में लगी है, मगर ये किसी को भी नहीं मालूम वो ऑपरेशन कहाँ चल रहा है। ठीक है अमित, आपके पास लौटेंगे दोबारा अपडेट के लिए। तो प्रवीण जैन के घर पर डीजीजीआई यानी जीएसटी इंटेलिजेंस की टीम जो है वो रेड शुरू कर चुकी है। वहां से और कौन से राज सामने आते हैं, कितना और काला धन वहां से बरामद होता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आपको बता दें कि अब छापेमारी के इस कांड को लेकर, देश के इस सबसे बड़ी जीएसटी चोरी को लेकर सियासी संग्राम भी छिड़ गया है। समाजवादी पार्टी और बीजेपी आमने सामने आ गए। कल खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कानपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी पे निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अब भ्रष्टाचार का जो इत्र है वो सामने आ गया और कोई क्रेडिट लेने के लिए सामने नहीं आ रहा है। अब क्यों समाजवादी पार्टी की बोलती जो है बंद हो गई है। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह वो भी उत्तर प्रदेश के दौरे पर आए हुए हैं। उन्होंने अखिलेश पर नाम लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उनके पेट में अब इस छापेमारी को लेकर मचलन क्यों हो रही है, ये गरीबों का पैसा है जो रेड में बरामद हो रहा है। मालेगांव ब्लास्ट केस में गवाह के बयान के बाद अब राजनीति तेज हो चुकी है। एक दिन पहले एनआईए कोर्ट में इस गवाह ने पहले दिए गए बयान से पलटते हुए एटीएस पर ही गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। गवाह ने कोर्ट में दावा किया है, आरोप लगाया है कि बम धमाके के बाद महाराष्ट्र एटीएस ने उसे उठाया और केस में फंसाने की धमकी दी
और ऐसा नहीं करने के लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और आरएसएस से जुड़े कुछ लोगों के नाम लेने को कहा। गवाह ने यह भी दावा किया है कि एटीएस ने उसे 7 दिनों तक अपने पास रखा और इस दौरान उसे कई बार धमकी दी गई। मालेगांव धमाका केस में गवाह की गवाही के बाद उस पर सियासी घमासान भी खड़ा हो चुका है। कांग्रेस और बीजेपी ने एक दूसरे पर वार पलटवार शुरू कर दिया है। सुनिए आप वो क्या कह रहे हैं। कांग्रेस का हिंदू विरोधी चेहरा, हिंदुत्व विरोधी चेहरा, हिंदुओं को आतंकवादी सिद्ध करने का राहुल गांधी, सुशील कुमार शिंदे और सोनिया गांधी का जो प्रयास है उसकी विफलता सामने दिखाई दे रही है। एटीएस का दबाव था कि आरएसएस के लोगों का नाम लिया जाए, योगी का नाम लिया जाए, ये नाकाबिले यकीन है। एटीएस का दबाव तो फिर भी रहेगा, लेकिन शक और शुबा तो पैदा होता है। इसलिए इस गवाह की कायदे के साथ इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। यह शायद गवाह जिन्होंने सत्य और सही बताया कि उनके ऊपर कैसे कांग्रेस की यूपीए के दलों ने मिलकर अत्याचार करवाए एजेंसियों से और मिसयूज़ करते हुए उन पर दबाव बनाया, और इसलिए शायद ये 14वां 15वां गवाह होगा जिसने इस बात को कहा है। देश के अंदर 5 स्टेट का जो है इलेक्शन होने जा रहा है विधानसभा, ऐसे मौके पर किसी विटनेस को ला करके ये उससे बयान दिलवाना कि एटीएस ने हमारे ऊपर दबाव डाला था कि हम योगी आदित्य जी का नाम लें, या इसी तरह और भी जो है देश में जो आरएसएस के लोग हैं उनका नाम लें, ये मुझे सियासत लगती है, इसका सच्चाई से कोई ताल्लुक नहीं। 29 सितंबर 2008 को मालेगांव में हुए बम धमाके में 6 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 100 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे। धमाके के बाद 30 सितंबर 2008 को मालेगांव में केस दर्ज किया गया था और महाराष्ट्र सरकार के आदेश के बाद एटीएस ने इस केस की जांच शुरू की थी। जांच के बाद एटीएस ने इस केस में यूएपीए का और मकोका का भी इस्तेमाल किया था, ये धाराएं लगी थी। लेकिन केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश पर 1 अप्रैल 2011 को इस केस की जांच एनआईए की टीम को सौंप दी गई थी, जिसके बाद इस केस में आरोपी 6 लोगों को कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। और इस केस में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी प्रतिक्रिया दी है और बीजेपी पर हमला बोला है। साजिश रचने का आरोप लगा दिया गया बीजेपी पर समाजवादी पार्टी की तरफ से। हो सकता है, क्या साजिश हो सकती है, न केवल ये बल्कि अभी आपने कुछ दिन पहले देखा था नारकोटिक्स के एक अधिकारी ने किस तरीके से साजिश करके एक फिल्म स्टार के परिवार को बदनाम करने का या उसका नाम जोड़ने की कोशिश की गई थी। उत्तर प्रदेश में भी इस तरह कई बार हुआ है कि विधानसभा में एक पुड़िया दिखा दी गई और वही संस्था ये कह रही थी ये आतंकवादियों की कोशिश है कि इसमें कुछ न कुछ ऐसा है जिससे कि विधानसभा उड़ जाती, लेकिन अंतोगत्वा जब उसकी जांच हुई तो उसमें एक बुरादा निकला, लकड़ी के चूना निकला। तो ये भारतीय जनता पार्टी है, इसकी सरकार है, इसमें कोई भी साजिश हो सकती है, कोई भी षड्यंत्र हो सकता है। उधर कांग्रेस ने भी मालेगांव ब्लास्ट केस में गवाह के आरोपों पर सवाल उठाए हैं और इसे यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव से जोड़ दिया है। 2017 में भी इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रोपगंडा खड़ा किया था कि 2008 के मालेगांव ब्लास्ट केस में महाराष्ट्र एटीएस योगी आदित्यनाथ को फंसाने की साजिश कर रही थी और विटनेस के ऊपर जो गवाह थे उन पर दबाव डाल रहे थे। अब उसके बाद फिर चुनाव उत्तर प्रदेश का शुरू हो चुका है। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चुनाव होने जा रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। योगी आदित्यनाथ की सरकार 5 साल पूरी तरह से फेल रही है। तो भारतीय जनता पार्टी का जो पुराना रवैया है चुनाव लड़ने का, उसी तरह का एक प्रोपगंडा का ये हिस्सा है। हम सभी में छिपी हुई प्रतिभा होती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी प्रतिभा को अलग स्तर पर लेकर जाते हैं और मिसाल बन जाते हैं दुनिया के सामने। हम अपनी पहल में बायजूस यंग जीनियस कुछ ऐसे बच्चों से मिले जो दृढ़ संकल्प और मेहनत से अपनी प्रतिभा को अलग ही स्तर पर लेकर गए हैं और लोगों के लिए मिसाल बन चुके हैं। आज हम आपको दिल्ली से ऐसी ही एक प्रतिभाशाली बच्चे रिया सचदेव से मिलवाएंगे।
लॉन टेनिस में अंडर 14 कैटेगरी में नंबर 1 रिया सचदेव पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहती। स्कूल में जब वो क्रिकेट खेलती थी तो खूब चौके छक्के मारती थी। ये देखकर उनके पिता ने उन्हें लॉन टेनिस की ओर मोड़ा, क्योंकि इस खेल में मजबूत कलाई की जरूरत होती है। फादर का हमेशा से था कि इंडिविजुअल स्पोर्ट में जाऊं, और इसके अंदर जब पहली बार टेनिस कोर्ट पे उतरी तभी से रैकेट कनेक्शन बहुत अच्छा था कि फील आती थी, हमेशा सेंटर से बॉल कनेक्ट होती थी, तो इससे लगता था कि ये स्पोर्ट बना ही मेरे लिए है। रिया को आगे बढ़ने के लिए पैसों की जरूरत है। जगह जगह जाकर टेनिस खेलना काफी खर्चीला काम है। परिवार को थोड़ी परेशानी हो रही है, लेकिन वो रिया का खेल नहीं रुकने देंगे। सेकेंड ईयर में जाके मेरे को रियलाइज़ हुआ कि बहुत टफ स्पोर्ट है और इसके लिए क्या बोलते हैं अकेले नहीं हो पाएगा। मैंने अपना सारा बिजनेस वगैरह जो भी था उसको वो वाइंड अप करना शुरू कर दिया एंड मैं टोटली ऑलमोस्ट रिटायर हो चुका हूँ इसके साथ। रिया अपनी मेहनत और लगन के बल पर 2021 में अंडर 14 कैटेगरी में ATF एशियन टूर्नामेंट में गर्ल्स डबल्स और सिंगल्स मुकाबलों की विजेता रही। ढाका में अंडर 12 कैटेगरी में ITF एशियन टेनिस टूर्नामेंट के लिए साल 2019-20 में हुए साउथ एशियन क्वालिफाइंग इवेंट में रिया गोल्ड जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा रही। उन्हें टूर्नामेंट का बेस्ट प्लेयर घोषित किया गया। रिया अब तक कई अहम खिताब अपने नाम कर चुकी हैं। रिया को उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं।